हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, आप लोगों का आज हमारे क्लास में स्वागत है। आज का क्लास जो हमने लाया है वो क्लास स्पेशली कक्षा 10 और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एंड एनटीपीसी के लिए ये है। किस चीज़ के लिए है? तो स्पेशली कक्षा 10 के लिए और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए है। ये क्लास जो है, इस क्लास में है क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जैव प्रक्रियाएं, हमारे शरीर के अंदर जो जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में है। उन क्रिया देखिए, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग समझते हैं आज। देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। कहने का मतलब कि अगर हम जीवित हैं, हम जीवित हैं या हमें जीवित बनाए रखने में जो जो क्रियाएं अपनी भाग लेती हैं, जो भूमिका निभाती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हमें जीवित रखने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं पाचन। पोषक तत्वों को हम जब ग्रहण करते हैं, यानी पोषण को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे पोषण के ग्रहण करने के बाद पाचन की क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा न रहे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी के साथ साथ श्वसन क्या है कि अगर हम सांस न लें, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन न जाए और CO2 बाहर ना आए, तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। अब देखिए, आगे है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि हम कह सकते हैं कि पसीना अगर हमारे शरीर से बाहर न निकले या हमारे शरीर से जितने भी खराब पदार्थ, व्यय पदार्थ नहीं होते हैं, तो अभी हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके आगे है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? आप लोग परिवहन जानते होंगे कि नहीं? किसी बस के पीछे लिखा होता है फलाने परिवहन। फलाने परिवहन मतलब कि वह एक माध्यम जिसके अंदर हम लोग, या हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उस माध्यम को हम परिवहन कहते हैं। और सबसे खास, सबसे मेन जो है, अगर हम जीवित हैं तो हम जीवित कैसे हैं? तो उसमें जनन की क्रिया होती है। जनन की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं, क्योंकि अगर जनन की क्रिया नहीं होगी तो हमारी जो वंश है, या जो हमारे जैसे हम मनुष्य जाति हैं, ये मनुष्य जाति अगले पीढ़ी, यानी कि जो इस धरती पर जो लगातार बने, यानी कि जो कंटिन्यूसली या कंटिन्यूटी जो प्रदर्शित करते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं प्रदर्शित होगी। यानी कि जो लगातार हम लोगों का बना आ रहा है कि नहीं, हम पहले मनुष्य जाति, हम लोग पहले गोरिल्ला के वंशज, यानी हमारे जो वंशज थे वो गोरिल्ला थे, वैसे ही यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मनुष्य बने। यदि अगर मनुष्य जनन की क्रिया न करें, तो हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, अर्थात हम मर जाएंगे। देखिए, तो ये जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया और जनन हो गया, तो ये सभी क्रियाएं दो प्रकार से संपन्न होती हैं। ये जितनी भी क्रियाएं, ये क्रियाएं दो प्रकार से संपन्न होती हैं। दो प्रकार से संपन्न का मतलब क्या है? जैसे देखिए, पहला है उपचयी। उपचयी क्या होता है? तो इसमें दिखाया गया है कि वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो सरल पदार्थ हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ, ये सरल कार्बनिक पदार्थ मतलब कि जैसे कुछ सरल मतलब होता है कि सस्ता, हल्का, यानी कि कुछ हल्का सा कार्बनिक पदार्थ हो और वह हल्का सा कार्बनिक पदार्थ जटिल के रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी कि कठोर के रूप में। अच्छा देखिए, अगर हम पानी पीते हैं और उस पानी से यदि हमें ऊर्जा मिल जाती है, यदि हम सांस लेते हैं, उस सांस लेने से अगर हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो वही कहते हैं कि नहीं, सरल से जटिल के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि हम क्या किए कि देखिए, अगर हम सांस लेने से हमारे, मान लीजिए हम सांस लिए, ठीक, और हम पानी पिए, अब इन्हीं दोनों से अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है, तो यही क्रिया हमारी क्रिया उपचयी क्रिया कहलाती है। जैसे में इसमें देखिए उदाहरण दिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, अब देखिए आ गया बात प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण ये इसके बारे में समझिए कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की सहायता से, किस चीज़ की? देखिए, पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है। आप कह सकते, आप हरे रंग देख रहे हैं ना, पत्तियों में हरा रंग होता है, तो उस हरे रंग में एक स्थान होता है, और उस स्थान पे, यानी कि उस स्थान पे पर्णहरिम की उपस्थिति होती है, और उस पर्णहरिम में रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि कौन निर्माण करता है? तो पेड़ पौधे।
हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यानी हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किनमें होती है? तो उनमें होती है जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन या अपने भोजन का निर्माण कर लें, उन सभी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव। अर्थात यहाँ देखिए दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, हमारे अंदर एक वर्णक पाया जाए पर्णहरिम, और उस पर्णहरिम की सहायता से अगर हम अपने अंदर भोजन बना लेते हैं तो हम कहलाएंगे प्रकाश संश्लेषी जीव। लेकिन ऐसा हमारे अंदर नहीं होता। होता किसके अंदर है? जैसे में पादपों के अंदर। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि कैसे होती है? तो देखिए क्रियाविधि में हमने बताया कि वृक्ष मृदा से, मान लीजिए एक पेड़ है, एक वृक्ष है, और वह वृक्ष मृदा से यानी इस मिट्टी से, लोग बताते हैं कि इस धरती पर, ये जो हमारा धरती है जी, जो हमारा भूमि है, इस भूमि पे 71% जल पाया जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में है कि वृक्ष जो है वह वृक्ष मृदा से जल यानी कि H2O, वृक्ष मृदा से जल यानी कि H2O को अवशोषित, यानी कि कहने का मतलब है कि जो वृक्ष होते हैं ना, उन वृक्षों के नीचे आप देखेंगे तो उनमें जड़ होते हैं, और उन जड़ों में छोटी छोटी शाखाओं में वो बटे रहते हैं। तो वो जो बटे रहते हैं उनकी सहायता से जो मिट्टी में, हमारे इस मृदा में जो जल उपस्थित है, उस जल को वो अवशोषित यानी कि खींच लेते हैं वहाँ से, और खींचने के बाद हमारे वायुमंडल, इस हमारे वायुमंडल में, यह जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक गैस को छोड़ते हैं। जब हम लोग हवा को लेकर के हवा छोड़ते हैं ना, तो जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, यानी कि वो ठंडी हवा होती है, और जो बाहर निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। वो जो गर्म हवा निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी चीज़ को बताया गया कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस की सहायता से सूर्य के प्रकाश, अच्छा सूर्य का प्रकाश ये प्राकृतिक है भैया, ये तो सूर्य का प्रकाश चमकना ही चमकना। सूर्य का प्रकाश चमकता है और वृक्ष जो होते हैं वो मृदा से जल को खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और हमारे इस वायुमंडल में हम मनुष्य हैं तो हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, निष्कासित करते हैं। अब देखिए निष्कासित किया हम, तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से फिर से पढ़ के समझा देते हैं। वृक्ष मृदा से जल को अवशोषित करता है तथा हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करता है। आप लोगों को बता दें कि अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। किस चीज़ से? ग्लूकोज से। वही चीज़ इसमें दिया है कि जो वृक्ष होते हैं वह वृक्ष मृदा से जल को अवशोषित करते हैं तथा हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ना हो तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, और रोक करके इसे पूरा आप मिटा के इसे पूरा आप उतार लीजिएगा। हम इसे मिटा करके अब आगे का बताते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने नीचे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण है क्या? बताया गया कि नहीं, जो वृक्ष होते हैं वह वृक्ष मृदा से जल को अवशोषित करते हैं और हमारे इस वायुमंडल में CO2 गैस है, ठीक ना। CO2 गैस यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो CO2 गैस का निष्कासन, CO2 गैस को छोड़ते हैं। उस CO2 गैस को वृक्ष खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के साथ साथ हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं जैसे देखिए, मान लीजिए ये वृक्ष है कोई, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, ठीक। हम बताएं कि ये नीचे जो है ये मृदा और इस मृदा में इसकी जड़। अब देखिए ये जो मृदा में जड़ हैं, तो हम बताएं कि जो मृदा होता है इस मृदा में एक चीज़ उपस्थित होती है जिसे हम कहते हैं जल, अर्थात H2O। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो जो ये H2O है, ये H2O हमारे मृदा में उपस्थित होता है। और ये जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में वृक्ष भी हैं और एक कोई मनुष्य है। इसे मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ठीक ना। और इसी चीज़ में सूर्य भी उपस्थित है, ये सूर्य भी उपस्थित है। अब देखिए ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य हम बताएं कि नहीं किस चीज़ का निष्कासन करता है, CO2 गैस का। और ये मृदा से क्या हो रहा है, इसे जल प्राप्त हो रहा है। इनकी पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है, आप देखे होंगे हरा रंग का पत्ती होता है जिसमें लवक पाया जाता है और उस लवक में पर्णहरिम की उपस्थिति होती है। और उस पर्णहरिम की सहायता से ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखिए गैस क्या है, गैस एक सरल चीज़ है, जल क्या है, जल एक सरल चीज़ है। अब ये दोनों मिल करके जब ऊर्जा दे रहे हैं, वृक्ष को क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। अब ये ऊर्जा अगर दे रहे हैं तो ये अगर ऊर्जा दे रहे हैं तो वो जटिल हो जा रहा है, यानी वो कठोर हो जा रहा है, उससे उसको शक्ति प्रदान हो जा रही। तो देखिए ये क्रियाएँ होती कैसे, जैसे देखिए बताया गया कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यानी कि मनुष्य के द्वारा निष्कासित किया गया, छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड, और इस मृदा से क्या किया, अवशोषित किया किसको, जल को, यानी H2O को अवशोषित किया, कार्बन डाइऑक्साइड को इस मनुष्य के जरिए से ये ले लिया। तो देखिए जो CO2 है और जो H2O है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है इस मनुष्य से। H2O कहाँ से मिला, तो H2O हमें मिला इस मृदा से, यानी कि जल कहाँ से मिला, तो हमें मिला मृदा से। और उसके बाद किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अभी आप लोगों को आगे बताएं कि नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अर्थात ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र साधारण रूप से आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। अब देखिए ये हमें क्या करते हैं कि ग्लूकोज पहले अपने अंदर बनाते हैं और अच्छा हम खाना खाते हैं तो खाना तो खाते हैं, ऐसा ही है, लेकिन जब खाना खाते हैं, जब कोई क्रिया होती है तो क्या बस खाना खाया हुआ ही होता है, नहीं। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब कोई क्रिया होती है तो पसीना निकलता है, पसीना के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसी प्रकार से ये जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते नहीं हैं, निकालते क्या, ऑक्सीजन। तो देखिए ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज के साथ साथ ये ऑक्सीजन यानी O2 का निष्कासन करते हैं, O2 का निष्कासन कर दीजिए, O2 को ये बाहर छोड़ दें। अब इस प्रक्रिया को समझते हैं, इनको हम संतुलित करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, C6 कार्बन के कितने अणु होने चाहिए, 6, लेकिन यहाँ कितना, 1 है कि नहीं। देखिए यहाँ C6 है और लेकिन यहाँ क्या है, 1। तो हम यदि अगर 6 से गुणा कर देते हैं, अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 से अगर गुणा करेंगे तो C6 होगा,
यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा C6 हो जाएगा। और इसी 6 का इसमें भी तो होगा, O के साथ कितने हैं 2 हैं, तो O के साथ अगर 2 हैं तो अगर 2 में हम गुणा करते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे 6। अगर हम 6 जो है 6 का 2 से अगर गुणा करें तो 12 हो जाएंगे। तो हमारा जो O2 होगा यानी C6 O12 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ H12 है और O मान लीजिए O तो यहाँ पे पूर्ति कर ही ले रहा है, लेकिन यहाँ O को हम मान लेते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ H कितना है 12 है, यहाँ क्या है बस 2 है। अगर हम 6 से गुणा कर दें, क्या इसमें अगर हम 6 से गुणा कर दें, 6 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ से इसमें गुणा होगा। जैसे आप लोग देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 + 4 दिया हुआ है और उसके साथ अगर कोष्टक के बाहर दे दे 2, तो 2 का जो गुणा होता है इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पे भी है कि अगर 6 यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो 6 का अगर C में हम गुणा कर रहे हैं तो 6 का O में भी गुणा करेंगे। तो 6 के पास यहाँ कुछ नहीं तो हम मान लेते हैं 1 है। अगर यहाँ 2 दिया हुआ है तो वो 2 है ही। तो C के साथ यहाँ पे 6 का अगर जब गुणा करते हैं तो C6 हो जाता है और यहाँ 2 दिया हुआ है तो 6 से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ 12 हो जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ हमें चाहिए कितने 12 चाहिए। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2, यहाँ कितने दिए 2। अब देखिए ये जो 2 दिए हुए हैं अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं, अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितने हो जाएंगे? तो 6 दूना के 12 हो जाएंगे ना, 6 दूना के 12। तो यहाँ हो जाएंगे H12 और ये O जब यहाँ हुआ तो इसके साथ भी गुणा होगा। अब यहाँ कुछ दिया नहीं है तो 1 हम अपने से मान लेंगे, तो 6 बन जाए 6 यानी 6 कम 6, तो यहाँ O 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए हम संतुलित करते हैं, हमें ये हो गए मिल गए, हमें मिल गए कि नहीं, ये इतने अणुएं हैं। अब इन इतने अणुओं में से हमें क्या निकालना है? हमें करना है इसमें से निकालना है C6 H12 और O6 प्लस O2 का निष्कासन। तो देखिए अब यहाँ पे C6 हमारा पूरा हो गया। देखिए C6 पूरा, अब कुछ बचा नहीं C, तो यहाँ पे हमारा C होगा ही नहीं कुछ। अब इसके बाद देखिए H को हम ले लेते हैं। H 12 है, 12 है कि नहीं? 12 है। तो 12 जब हैं तो यहाँ पे H 12 हमारा ये भी पूर्ति हो गई, कुछ बचा नहीं। उसके साथ साथ देखिए O6 जब देखिए यहाँ O6 अगर बच रहा है तो O6 हमारा ये वाला हो गया, लेकिन ये O6 बचा ना, तो ये ही जो O होता है, O का मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु बच रहे हैं? 12। तो ये 12 हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि O2 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम अगर देखिए यहाँ पे 2 है, अगर हम 6 से गुणा कर दें इसके आगे तो ये 12 हो जाएंगे। और यहाँ जो है यहाँ पे भी 12 है, तो ये अपनी संयोजकता पूरी कर ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझिए आप लोग, इस चीज़ को समझिए। जैसे हमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हुआ, जल आपस में मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? यहाँ बना रहे हैं आपका ग्लूकोज और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए एक वृक्ष है, ये वृक्ष मृदा में लगा हुआ होता है और इस मृदा में, इस धरती पर जल पाया जाता है H2O। और हमारे इस वायुमंडल में हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2O होता है, यानी कि जो सरल पदार्थ हैं, उन सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों में क्रियाएं होती हैं। यानी कि सरल पदार्थ जो है वो आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं। कहने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों के दोनों सरल कार्बनिक पदार्थ हैं। तो देखिए जो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात, और फिर उसके बाद दिया है जल H2O। अब इन H2O और CO2 का जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा देने से हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज, तथा ग्लूकोज के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो ये हमारी पहली प्रक्रिया जो थी वो पहली प्रक्रिया अब समाप्त हो गई। यानी उपापचयी क्रिया, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उपापचयी क्रिया मतलब सरल से जटिल में। सरल से जटिल कैसे होते हैं? जब हम रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया में क्या, प्रकाश संश्लेषण। उसमें पहला जो था, यानी कि जो उपापचयी क्रिया था, उस उपापचयी क्रिया का जो उदाहरण था प्रकाश संश्लेषण, वह प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को आशा है हमें कि समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है, एक होता है उपापचयी क्रिया या उपचयी क्रिया जिसे कहते हैं, और एक होता है अपचयी क्रिया। अगर ये आ गया हो आपको तो ये आप समीकरण को उतार लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण है उस प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को आप उतार लीजिएगा।
इसे उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों को आशा है कि उपचयी क्रिया समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अपचयी क्रिया। जो दूसरी क्रिया है वो है अपचयी। तो अपचयी के बारे में हम लोग समझते हैं, अपचयी क्रिया है क्या। अगली हेडिंग जो है वो हेडिंग है अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया का मतलब देखिए, उपचयी क्रिया को एनाबॉलिक और जो अपचयी क्रिया होती है उस अपचयी क्रिया को मेटाबॉलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या, अपचयी क्रियाएं होती क्या हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, इसमें जैसे बताया जाता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे मान लीजिए, इसमें अपचयी क्रिया की परिभाषा हम पहले लिख देते हैं आपको। वे अपचयी क्रिया ना, वे क्रिया या वे क्रियाएं जिनमें वहाँ क्या हो रहा था कि सरल से जटिल के रूप में संश्लेषित हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ वे क्रियाएं जिनमें जटिल से सरल में विखंडित हो जाए। क्या हो जाए? विखंडित यानी कि वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में विखंडित हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं, वे क्रियाएं जिनमें जटिल से सरल के रूप में विखंडित होना। क्या करना? विखंडित होना अपचयी क्रिया कहलाती है। अपचयी क्रिया कहलाती है। इसका मतलब समझिए कि जैसे कोई जटिल पदार्थ हो, जटिल कार्बनिक पदार्थ में हम मान लीजिए ले लेते हैं कि नहीं, जैसे एक रोटी ले लिए हम। अब तो भैया जो रोटी है ये जटिल चीज़ है, कठोर चीज़ है तो ये नॉर्मल तो चीज़ है नहीं। ये जो रोटी है, ये रोटी क्या है? कठोर चीज़ है। अब इस रोटी को हम क्या किए कि खाएं, रोटी को तोड़ के खाएं, और खाने के बाद इस रोटी के खाने से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। अभी जो ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा क्या है? एक सरल है ना। कहने का मतलब है कि रोटी खाएं और रोटी खा करके, जैसे हम रोटी खाएं और एक क्रिया किए पाचन। देखिए, जटिल चीज़ थी, जटिल रोटी थी, और उस रोटी को हमने, रोटी बड़ी सी थी और उस रोटी को हमने कई खंडों में तोड़ा। अच्छा देखिए, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक रोटी होती है और रोटी के बाद रोटी को हम लेते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ के फिर कूचते हैं, और कूचने के बाद जब दांत जाता है अंदर, दांत के पास जब जाता है ना, तो दांत उसको इतने अच्छे ढंग से कूचता है कि उसको एक मंड के रूप में बना देता है। यानी कि रोटी पहले क्या थी? कठोर थी, अब मंड हो गया, निगलने युक्त हो गया। तो वो जो निगलने युक्त हो गया, तो वो क्या है? जटिल से सरल के रूप में बदल गया। तो इस क्रिया को, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल से सरल के रूप में विखंडित होना, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में विखंडित हो जाएं, उन क्रियाओं को हम अपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ रोटी को हमने खाया और रोटी खा करके हमने पचा दी। रोटी को खाया और रोटी बड़ी सी थी, कठोर सी थी, जटिल थी, और उस जटिल को हमने मंड के रूप में, यानी कि हमने उसे लुगदी बनाया। जब दांतों से कूचा तो वो लुगदी बनी, और उस लुगदी को हमने निगल लिया। जब निगलने युक्त, वो कठोर चीज़ थी, लेकिन अब देखिए वो निगलने युक्त हो गई। अब वो अगर निगलने युक्त हो गई तो वो सरल हो गई, और वो जब रोटी जाएगी अंदर तो हम उसका पाचन कर देंगे। तो वो जो पाचन की क्रिया हुई, अच्छा ये रोटी को खाएं हम,
तो खाएं तो पचेगी, तो जो पचेगी तो ये जो क्रिया हुई पाचन वाली, यह पाचन वाली क्रिया क्या हो गई? अपचयी क्रिया हो गई। इसी क्रिया को हम कहते हैं अपचयी क्रिया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि अपचयी क्रिया क्या होती है। तो वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में विखंडित हो जाती हैं, उन्हें हम अपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे में अगर इसमें बोल दिया जाए कि जैसे में आप लिखिए, तो जैसे में आपका होगा पाचन, जैसे में पाचन, इसके बाद होगा आपका श्वसन आदि कर देते हैं यहीं पे, ठीक ना। अपचयी क्रिया क्या है? वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में विखंडित हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं अपचयी क्रिया, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक ना। अब देखिए, अच्छा हम लोग ये अपचयी क्रिया उपचयी, अब यही दो क्रिया करके हमारे शरीर के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन जाता है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा देखिए, हम कह दें कि नहीं हमें पोषण, अच्छा जो हम किसी भी चीज़ को खा रहे हैं, ठीक ना, किसी भी चीज़ को खा रहे हैं तो वो जो खा रहे हैं उसके अंदर से जो हमें गुण मिल रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए रोटी खाएं तो हमारे अंदर प्रोटीन्स मिलेंगे कुछ, जब वो मंड के रूप में जाएगा तो कुछ एंजाइम्स जाएंगे, तो ये जो चीज़ें जा रही हैं, तो ये चीज़ें ना, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर पोषण के रूप में कार्य कर रही हैं। किस रूप में? पोषण। देखिए, एक पोषण की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। पोषण क्या है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, NUTRI, न्यूट्रिशन। पोषण है क्या? तो देखिए, अभी जैसे हम लोग जैव प्रक्रम का पढ़े ना, कि वे प्रक्रियाएं जो हमें जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसी से मिलता जुलता हम इस पोषण की भी परिभाषा देते हैं। पोषण क्या है? तो देखिए, वे सभी खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के अंदर जाकर या हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या कहलाती हैं? पोषण पदार्थ, ठीक ना, कहलाती हैं। देखिए, वे सभी खाद्य पदार्थ, हम कुछ भी खाएं, वे खाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वे जो खाना हम लोग खाते हैं, वे खाना हमारे शरीर के अंदर जग गई और जा कर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दी। तो जो ऊर्जा प्रदान की हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पोषक पदार्थ। ये जो पोषण होता है, ये पोषण आप कह सकते हैं कि दो प्रकार से होता है। एक परपोषी पोषण और एक विषमपोषी। हम जो खाना खाते हैं वो खाना दो प्रकार से खाते हैं। कैसे? एक परपोषी होते हैं, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित रह के खाना खाते हैं, और एक होता है कि अपने आप खाना खा लेते हैं। तो उन सभी चीज़ों को अभी हम लोग बाद में देखते हैं। लेकिन अब देखिए, पोषण जो है, इस पोषण की आवश्यकता हमें क्यों है? हम खाना काहे खाएं? बात ये आती है कि हम खाना क्यों खाएं, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों है। तो अगली जो हेडिंग होगी, अच्छा ये अगर आप लोगों ने पोषण अगर लिख लिया हो तो यहाँ तक हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद आप अगली हेडिंग जो लिखिए वो लिखिए आप लोग, पोषण की आवश्यकता हमें है क्यों, यानी कि हमें जो भोजन हम करते हैं तो उस भोजन की हमें आवश्यकता क्यों है। अगली हेडिंग जो होगी वो होगी पोषण की आवश्यकता हमें क्यों है। पोषण, या हम कह सकते हैं भोजन को मान लीजिए, भोजन को, पोषण नहीं, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है।
भैया अगर हमारे अंदर पोषक पदार्थ जा रहे हैं तो पोषक पदार्थ किस माध्यम से जा रहे हैं? तो भोजन के। तो भोजन की आवश्यकता क्यों है? भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता हेडिंग आप लगा लीजिए और लिखिए हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो भोजन की आवश्यकता हमें क्यों है? तो भोजन की आवश्यकता देखिए, सबसे पहली जो भोजन की आवश्यकता है वो है हमें भोजन की आवश्यकता में कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान, अगर हम भोजन करते हैं तभी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होगी, अर्थात नहीं तथा जैसे अगर हम भोजन नहीं प्रदान करते हैं, भोजन हम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनेगी नहीं। सबसे पहली बात ही रही। और उसके बाद इसके साथ साथ रोगों से रक्षा करने के लिए, रोगों से रक्षा करने, अर्थात अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, हमें कोई रोग हो जाता है तो उस रोग से लड़ने के लिए, उस रोग से रक्षा करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद देखिए, अब जो तीसरा है वो तीसरा है आपका कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए। अब देखिए, हमें शरीर में ऊर्जा अगर प्रदान करना है तो वो कहाँ से होगा प्रदान? तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होगा भोजन की सहायता से। अगर रोगों से रक्षा करना है तो रोगों से रक्षा कैसे प्राप्त होगी? जब हम भोजन करेंगे, जब कुछ खाएंगे तभी तो हमारे शरीर में रक्षा प्रदान होगी। और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर हमारे शरीर में टूट फूट हो गई, हमें कहीं चोट लग गई, तो चोट लगने के कारण अगर जब हम भोजन करेंगे, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर कि भैया आपकी हड्डी टूट गई है, आपकी हड्डियाँ टूट गई है, आप जा करके घर पर खूब दूध पीजिए, खूब दूध पीजिए। जब आपके शरीर के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा आएगी तो उस कैल्शियम की मात्रा से आपके शरीर की जो हड्डी टूटी है वह हड्डी जुड़ जाएगी या वह हड्डी सही हो जाएगी। तो हमारे शरीर में यदि कोई टूट फूट हो जाती है तो उस टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इतना हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर हम इसी चैप्टर को लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।